मैंने कस्टम्स में 11 साल काम किया है। मैंने हर तरह की चाल देखी है। नकली बेबी फॉर्मूला के डिब्बों में छुपे ड्रग्स, जैकेट्स की लाइनिंग में सिले हुए कैश। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। एक स्टूडेंट इंस्पेक्शन के लिए आया। साधारण सूटकेस, शांत चेहरा, हर चीज बिल्कुल नॉर्मल। एक्सरे साफ था, कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखा। फिर भी मैंने उसे जाने नहीं दिया। मैंने कहा, सूटकेस खोलो। हिडन कंपार्टमेंट खुला और उसके अंदर 3 पत्थर पड़े थे, फीके ग्रे रंग के, जैसे किसी नदी किनारे पड़े आम कंकड़। मैंने उन्हें 3 सेकंड तक देखा, कुछ नहीं कहा। फिर रेडियो उठाया और सिर्फ एक कोड फ्रेज बोला। 10 मिनट बाद पूरा एयरपोर्ट लॉकडाउन में था। 11 साल की नौकरी इंसान के अंदर बहुत कुछ बदल देती है। मेरे सारे अनरियलिस्टिक सपने कब के खत्म हो चुके थे। उनकी जगह इंस्टिंक्ट्स ने ले ली थी। मैंने मदर्स को बेबी फॉर्मूला के अंदर ड्रग्स छुपाते देखा है, उनकी आंखों में सिर्फ मजबूरी थी। मैंने बिजनेसमैन को जैकेट्स में डॉलर सिलते देखा, उनकी आंखों में सिर्फ लालच था। मैंने स्मगलर्स को कैप्सूल्स निगलते देखा, अपने शरीर को ही ट्रांसपोर्ट बनाकर बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हुए। 11 साल में मैंने बहुत आंखें देखीं और अब मैं उन्हें पढ़ना सीख चुका था। आज मेरी ड्यूटी थी टर्मिनल 3 इंटरनेशनल अराइवल्स पर, काउंटर 6। दोपहर के 3 बजे। भीड़ लगातार चल रही थी। तभी एक युवा लड़का सिल्वर सूटकेस लेकर मेरे सामने आया। साधारण सा लड़का, व्हाइट टी शर्ट, जीन्स, ब्लैक फ्रेम्ड ग्लासेस, बिल्कुल स्टूडेंट जैसा। उसने पासपोर्ट आगे बढ़ाया। कवर बिल्कुल नया था। मैंने खोला। लियो, उम्र 21 साल, कंट्री एच से स्टडीज पूरी करके लौट रहा था। मैंने कहा, वेलकम होम। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक यू। मैंने कहा, 1 मिनट सर, आपका लगेज एक्सरे से जाएगा। उसने तुरंत सिर हिलाया। कोई इरिटेशन नहीं, खुद सूटकेस बेल्ट पर रख दिया। सब कुछ बहुत परफेक्ट था, शायद जरूरत से ज्यादा परफेक्ट। एक्सरे मॉनिटर पर मैं देख रहा था। कपड़े, किताबें, कुछ स्नैक्स, रेजर, सब कुछ साफ, कोई सस्पिशियस शेप नहीं। एक्सरे देख रहे वेस्ली ने मुझे ओके साइन दिया, लेकिन मेरी नजर लियो पर थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर उसका बायां अंगूठा बार बार इंडेक्स फिंगर की दूसरी नकल को रगड़ रहा था। बार बार, लगातार। मैंने ये सिग्नल पहले भी देखा था। मुस्कान बाहर की, डर अंदर का। मैंने कहा, सर, आपका लगेज क्लियर है, लेकिन इसे खोलिए। वेस्ली एक पल के लिए रुक गया। लियो का हाथ सूटकेस पकड़ने से पहले हवा में ही थम गया। उसकी मुस्कान 1 सेकंड के लिए जम गई। उसने पूछा, अभी तो आपने कहा सब ठीक है। मैंने शांत आवाज में कहा, रूटीन चेक। वह कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है। उसने सूटकेस खोला। अंदर सब वैसा ही था जैसा वह खुद था। कपड़े परफेक्ट स्क्वायर फोल्ड्स में, किताबें वैक्यूम सील्ड, सब व्यवस्थित। मैंने ग्लव्स पहने और सर्च शुरू की। एक एक किताब खोली, हर चीज चेक की, कुछ नहीं मिला। आसपास लोग बड़बड़ाने लगे। वेस्ली के चेहरे पर भी सवाल थे। शायद उसे लगा मैं जरूरत से ज्यादा शक कर रहा हूँ। लियो के चेहरे पर धीरे धीरे राहत लौटने लगी। होंठों पर हल्की मुस्कान वापस आ गई। लेकिन मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। मैंने पूरा सूटकेस खाली किया और फिर नीचे की लाइनिंग पर उंगलियों से हल्का नॉक किया। थट थट थट, आवाज भारी थी, बहुत भारी। मैंने लियो की तरफ देखा। उसकी मुस्कान गायब थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने कहा, हिडन कंपार्टमेंट खोलो। वह हकलाया, मुझे नहीं पता इसमें कंपार्टमेंट है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, खोलो। मैंने काउंटर के नीचे से स्क्रू ड्राइवर निकाला। लियो के होंठ कांपने लगे। मैंने और कुछ नहीं कहा। स्क्रू ड्राइवर सीम में घुसाया और जोर लगाया। क्लिक, पैनल खुल गया। एक पतली दरार बनी और उसके अंदर से मिट्टी और मशीन ऑयल की हल्की गंध बाहर आई। मैंने पैनल खींचकर अलग कर दिया। अंदर फोम की लेयर थी, उसमें 3 स्लॉट्स बने हुए थे और उन्हीं स्लॉट्स में रखे थे 3 पत्थर, फीके ग्रे, खुरदरे, अनियमित किनारों वाले, बिल्कुल नदी किनारे मिलने वाले साधारण पत्थर जैसे। वेस्ली झुककर देखने लगा। उसने कहा, पत्थर? इतने ड्रामे के लिए पत्थर? आसपास लोग फुसफुसाने लगे। लियो की सारी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। वह काउंटर से टिक गया, हाँफते हुए उन पत्थरों को घूर रहा था। उसकी आंखों में कुछ था, डर, या शायद उससे भी ज्यादा कुछ। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मेरी नजर सिर्फ उन पत्थरों पर थी। मैं उन्हें 3 सेकंड तक देखता रहा। फिर मैंने उनमें से एक उठाया। वह छूने में ठंडा था, उम्मीद से ज्यादा भारी। सतह खुरदरी थी और उस पर सूखी मिट्टी के निशान अब भी लगे हुए थे। मैंने पत्थर को उठाकर अपनी आंखों के सामने किया। ऊपर लगी तेज सफेद लाइट के नीचे उसे अलग अलग एंगल्स से घुमाने लगा और फिर एक खास एंगल पर, इतना छोटा कि शायद कोई और देख भी न पाता, पत्थर की सतह पर बैंगनी रंग की एक बेहद पतली रेखा चमकी, बाल से भी पतली। एक पल के लिए दिखाई दी और गायब हो गई। उसी क्षण मेरा दिल जैसे नीचे बैठ गया। मैंने पत्थर को धीरे से वापस रखा। बिना एक शब्द बोले मैंने कंधे से रेडियो उठाया और कॉल बटन दबाया। काउंटर 6, द स्टोन इज हार्ड। रेडियो कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर कैप्टन केविन की आवाज आई, तेज और बिल्कुल सीधी, कॉपी। सिर्फ 10 मिनट बाद टर्मिनल 3 का हर एग्जिट सील कर दिया गया। अचानक पूरे एयरपोर्ट में पियर्सिंग अलार्म्स गूंज उठे। अलार्म बजते ही इंस्पेक्शन हॉल फट पड़ा। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे। स्पीकर्स पर इमरजेंसी इवैक्यूएशन अनाउंसमेंट्स लगातार चलने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लियो वहीं फर्श पर गिर गया। उसके चेहरे से खून जैसे गायब हो चुका था, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सबसे पहले मैंने तीनों पत्थर वापस कंपार्टमेंट में रखे, पैनल बंद किया।
सूटकेस बंद किया और उसके ऊपर एविडेंस सील लगा दी। तभी पूरी तरह आर्म्ड एयरपोर्ट टैक्टिकल पुलिस अंदर घुस आई। उन्होंने पूरे एरिया को घेर लिया। कोई नहीं हिलेगा, सब वहीं खड़े रहो। उनकी आवाजें पूरे शोर को चीरती हुई निकल रही थीं। कैप्टन केविन तेज कदमों से मेरी तरफ आया। उसके साथ कस्टम्स एंटी स्मगलिंग यूनिट के 2 ऑफिसर्स थे। उसके माथे की नसें तक उभर आई थीं। मैंने तुरंत रिपोर्ट दी। टारगेट लियो, मेल, उम्र 21, कंट्री एच से रिटर्निंग स्टूडेंट। हिडन कंपार्टमेंट में 3 पत्थर मिले। द स्टोन इज हार्ड। कैप्टन केविन की आंखें सिकुड़ गईं। कस्टम्स प्रोटोकॉल में द स्टोन इज हार्ड सबसे ऊंचे स्तर का नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट था। अगर ये कोड एक्टिवेट हो जाए तो इसका मतलब होता था ऐसा स्मगलिंग केस जो देश के मूल हितों को हिला सकता है। इसके बाद मामला कस्टम्स के हाथ से बाहर चला जाता था, सीधा नेशनल सिक्योरिटी टेक ओवर करती थी। केविन और मैं 7 साल से साथ काम कर रहे थे। मैंने ये कोड फ्रेज पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, एक बार भी नहीं। वह जानता था मैं मजाक नहीं कर रहा। उसने पूछा, तुम श्योर हो? मैंने जवाब दिया, 100%। केविन ने तुरंत रेडियो उठाया। दिस इज कैप्टन केविन ऑफ कैपिटल एयरपोर्ट इंस्पेक्शन डिवीजन, इनिशिएटिंग स्पेशल कंटेनमेंट प्रोटोकॉल। टारगेट आइडेंटिफाइड एट टर्मिनल 3, काउंटर 6, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट टेक ओवर बाय टॉप स्पेशल ऑपरेशंस। 20 मिनट भी नहीं बीते थे कि रिस्ट्रिक्टेड रूट से 3 काली सिडैन्स सीधे टारमैक पर आकर रुकीं। उनमें से सूट्स पहने लोग उतरे। सबकी आंखें तेज थीं। सबसे आगे एक लगभग 30 साल की महिला थी। उसकी नजर ब्लेड जैसी थी। उसके कपड़ों पर कोई बैज नहीं था, लेकिन जैसे ही वह उतरी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चीफ आगे बढ़ा और उसे सैल्यूट किया। सेलिना, टॉप स्पेशल ऑपरेशंस इंसिडेंट कमांडर। कैप्टन केविन ने इशारा किया। सेलिना ने सीधे पूछा, टारगेट और एविडेंस कहाँ हैं? केविन ने आर्मर्ड व्हीकल की तरफ इशारा किया जहां लियो ले जाया जा रहा था, और दूसरी तरफ मेटल एविडेंस केस की ओर। फिर सेलिना ने पूछा, डिस्कवरी किसने की? मैंने आगे बढ़कर कहा, मैंने। उसकी आंखें कुछ सेकंड तक मुझ पर टिकी रहीं, जैसे मुझे स्कैन कर रही हूं। उसने कहा, सब शुरू से बताओ। मैंने लियो के काउंटर पर आने से लेकर पत्थरों की खोज तक सब बताया। उसकी एक्सप्रेशंस, थंब मूवमेंट, सूटकेस इंस्पेक्शन, सब कुछ। सेलिना कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुमने कंपार्टमेंट खोला, पत्थर देखे और सीधा नेशनल सिक्योरिटी बुला ली। थ्रेट क्या था? 3 साधारण पत्थरों को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, इंस्टिंक्ट। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। इंस्टिंक्ट? क्या तुम्हें पता है पूरे कैपिटल एयरपोर्ट को बंद करने का इकोनॉमिक डैमेज कितना होगा? कितनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं? अगर ये फॉल्स अलार्म निकला तो जिम्मेदारी समझते हो? सवाल गोलियों की तरह आए, लेकिन मैं नहीं हिला। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने गैम्बल नहीं किया। लैंप के नीचे एक स्पेसिफिक एंगल पर मैंने वायलेट लाइट देखी, बहुत हल्की, लेकिन मैंने देखी। यही असली वजह थी अलार्म ट्रिगर करने की। फिर मैं कुछ पल रुका। 3 साल पहले मेरे मेंटर मास्टर रियस एक बॉर्डर स्मगलिंग ऑपरेशन में मारे गए थे। उस दिन उन्होंने एक नया कॉन्ट्राबैंड पकड़ा था जो साधारण मिनरल रॉक जैसा दिखता था। बाद की इंटरनल ब्रीफिंग में मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन देखी थी। स्पेसिफिक लाइट सोर्स में उसके कोर मटेरियल से वायलेट ग्लो निकलती थी। उसी घटना के बाद कोड फ्रेज द स्टोन इज हार्ड और उससे जुड़ा ऑपरेशन बेड रॉक ऑफिशियली बनाया गया था। पूरे कस्टम सिस्टम में इस डिटेल को 5 लोगों से भी कम लोग जानते थे। कैप्टन केविन उनमें से एक था, लेकिन सेलिना साफ तौर पर नहीं जानती थी। उसने ठंडी हंसी छोड़ी। वायलेट लाइट? क्या तुमने बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ लिए हैं? फिर उसने आदेश दिए, एविडेंस को आइसोलेशन लैब में ले जाओ। टेक टीम तुरंत एनालिसिस शुरू करे। टारगेट को इंटेरोगेशन रूम ले जाओ, और मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए, साथ में ये कस्टम्स ऑफिसर भी। जब तक मैं कंक्लूजन पर नहीं पहुंचती, ये एयरपोर्ट नहीं छोड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑन कॉल रहेगा। इतना कहकर वह मुड़ी और उसके हील्स की आवाज पूरे फ्लोर पर तेज गूंजती चली गई। कैप्टन केविन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी थी। डेमियन, मैं अपनी यूनिफॉर्म तुम्हारे भरोसे दांव पर लगा रहा हूँ। फिर उसने गहरी सांस ली और चुप हो गया। अगले कुछ घंटे बेहद दर्दनाक थे। मुझे एक छोटे ब्रेक रूम में रखा गया। बाहर 2 ऑफिसर्स गार्ड पर खड़े थे। न फोन, न बाहर से कोई संपर्क। समय जैसे रुक गया था। बाहर रात उतर चुकी थी। टर्मिनल 3 अब भी लॉकडाउन में था। टारमैक खाली पड़ा था, किसी गोस्ट सिटी जैसा। शायद बाहर तूफान मचा हुआ था, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी शांति थी। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा था और अपने मेंटोर पर उससे भी ज्यादा। करीब आधी रात को दरवाजा जोर से खुला। सेलिना अंदर आई, पहले से भी ज्यादा ठंडी। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा जल रहा था। उसने एक फाइल मेरे सामने पटक दी। ऑफिसर डेमियन, बेहतर होगा इसे एक्सप्लेन करो। मैंने फाइल उठाई। प्रिलिमिनरी लैब रिपोर्ट। आखिरी निष्कर्ष मोटे काले अक्षरों में लिखा था। उसे पढ़ते ही मेरी आंखें फैल गईं। इम्पॉसिबल, सेलिना बोली। मेरी टीम ने लियो से 8 घंटे पूछताछ की। शुरू से आखिर तक एक ही कहानी। कंट्री एच में ट्रैवल करते वक्त नदी किनारे ये पत्थर मिले। अच्छे लगे तो सुवेनिर की तरह ले आया। हमने उसके सोशल कनेक्शंस, फैमिली बैकग्राउंड सब खंगाल दिए। सब साफ। हर एविडेंस सिर्फ एक बात कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो।
उसने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, और वो वायलेट लाइट? कुछ नहीं, हमारी टेक टीम ने देश की सबसे एडवांस्ड मशीन्स इस्तेमाल की, स्टोन्स को अंदर बाहर हर तरह स्कैन किया, पर्पल का एक ट्रेस तक नहीं मिला। डेमियन, तुम्हारे पास कल दोपहर तक सिर्फ 12 घंटे हैं। या तो साबित करो कि ये स्टोन्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, या मिलिट्री ट्राइब्यूनल के लिए तैयार रहो। तुम्हारी इंस्टिंक्ट और वायलेट लाइट की वजह से हम एक बहुत बड़े टारगेट को खो चुके हैं। अब डिटेंशन सेल में जाओ और सोचो कि साबित कैसे करोगे कि तुम सिर्फ अटेंशन पाने वाला पागल नहीं हो। 2 ऑफिसर्स अंदर आए और दोनों तरफ से पकड़कर मुझे ले गए, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी। मैंने वो लाइट देखी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 3 साल पहले ब्रीफिंग फोटो में थी। तो गलती कहाँ हुई? मुझे एक बिना खिड़की वाले सेल में बंद कर दिया गया। अंदर सिर्फ लोहे का बिस्तर था। मैं बैठ गया और खुद को शांत किया। फिर दोपहर की हर घटना दोबारा चलाने लगा, फ्रेम बाय फ्रेम। लियो, उसका चेहरा, उसकी मूवमेंट्स, उसका बायां हाथ, वो लगातार उंगलियां रगड़ना। और फिर अचानक मुझे याद आया, जब मैंने कंपार्टमेंट खोला और पत्थर देखे, उसकी टेंशन अपने पीक पर थी। लेकिन जब मैंने पत्थर उठाकर लैंप के नीचे देखा, डर के अलावा उसके चेहरे पर कुछ और भी था। अचानक मेरी आंखें खुल गईं। राहत, उसके चेहरे पर राहत थी, लेकिन क्यों? फिर मेरे दिमाग में जैसे बिजली गिरी। उसे राहत इस बात की थी कि मैं गलत लाइट इस्तेमाल कर रहा था। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। दरवाजा खोलो, मुझे सेलिना से मिलना है, एविडेंस फिर से जांचना है। मुझे पता चल गया क्या गलती हुई। दरवाजे के बाहर कैप्टन केविन खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं। साफ था कि उसने भी नहीं सोया था। उसने सिर्फ कहा, चलो। मैं उसके साथ लंबे कॉरिडोर से गुजरा। चलते हुए उसने कहा, मैंने लैब रिपोर्ट भी पढ़ी। डेमियन, मामला बहुत बड़ा बन चुका है। मैंने तुरंत कहा, कैप्टन, मैंने झूठ नहीं बोला। समस्या स्टोन्स नहीं है, प्रॉब्लम लाइट में है। केविन रुक गया। कौन सी लाइट? मैंने गहरी सांस ली। मैंने मास्टर रेस केस की ब्रीफिंग 10 बार से ज्यादा पढ़ी है। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वायलेट ग्लो किसी भी लाइट में नहीं दिखती, सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरो बैंड लाइट सोर्स पर रिएक्ट करती है। वो वेवलेंथ उस समय हमारी कंट्री के क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, पूरी तरह सीक्रेट ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी। कोई नॉर्मल डिटेक्शन इक्विपमेंट उसे ट्यून नहीं कर सकता। इसलिए सबको सिर्फ 3 बेकार पत्थर दिखाई दिए। कैप्टन केविन वहीं रुक गया। वह घूमा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। कितने श्योर हो? मैंने बिना एक पल गंवाए कहा, 100%। केविन कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने एन्क्रिप्टेड फोन निकाला और दोबारा सिक्योर लाइन मिलाई। इस बार उसने कुछ नहीं जोड़ा, सिर्फ मेरी बात वर्ड बाय वर्ड दोहरा दी। और दूसरी तरफ अचानक पूरी खामोशी छा गई। फिर लंबी खामोशी के बाद सेलिना की बर्फ जैसी ठंडी आवाज सुनाई दी, उसे एक मौका दो, मैं आइसोलेशन लैब में मिलती हूँ। आइसोलेशन लैब के अंदर हवा इतनी भारी थी जैसे उसे महसूस किया जा सकता हो। तीनों पत्थर सफेद वर्कबेंच पर रखे थे। व्हाइट लैब कोट्स पहने टेक्नीशियंस एक तरफ खड़े थे। उनकी आंखों में शक और तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। सेलिना कमरे के कोने में खड़ी थी, हाथ बांधे हुए। डेमियन, शुरू करो, मैंने सीधा कहा। मुझे एक ट्यूनेबल लेजर एमिटर चाहिए जिसकी वेवलेंथ डीप अल्ट्रावायलेट तक जाए। एक टेक्नीशियन हंस पड़ा। तुम्हें पता भी है क्या मांग रहे हो? डीप यूवी? तुम्हें ये कोई साईफाई लैब लग रही है? सेलिना ने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, जो कह रहा है करो। टेक्नीशियन नाखुश दिखा, लेकिन चला गया। थोड़ी देर बाद एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट अंदर लाया गया। उसने कहा, यह शहर में अभी उपलब्ध सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट है, 200 एनएमएर तक जा सकता है। काफी है। मैंने सिर हिलाया, फिर आगे बढ़ा और लैब की सारी लाइट्स बंद कर दी। फुल ब्लैकआउट मोड। एक एक करके सारी रोशनी बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मशीन की स्क्रीन का हल्का हरा ग्लो मेरे चेहरे पर पड़ रहा था। मैंने गहरी सांस ली और वेवलेंथ ट्यून करना शुरू किया। 760 nm से नीचे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। लेकिन वर्कबेंच पर रखे तीनों पत्थरों में कोई बदलाव नहीं आया। वही फीके, वही बेजान। मेरे माथे पर पसीना आने लगा। टेक्नीशियन बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ट्रिक्स बंद करो। सेलिना के माथे पर भी शिकन आ गई। उसका धैर्य खत्म हो रहा था, लेकिन मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। 400 nm, 300, अल्ट्रावायलेट बैंड में प्रवेश, 250। सेलिना की आवाज आई, ऑफिसर डेमियन, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। मैंने दांत भींचे और डायल घुमाता रहा। फिर अचानक इंडिकेटर एक संख्या पर आकर रुका, 217.3 नैनोमीटर्स। मेरा हाथ वहीं जम गया। यही नंबर था, वही नंबर जो मैंने 3 साल पहले मास्टर रेस की रिपोर्ट में देखा था, एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर के रूप में चिन्हित। मैंने धीरे से सिर उठाया और वर्कबेंच की तरफ देखा, और फिर चमत्कार हुआ। उस खास यूवी बीम के नीचे तीनों साधारण पत्थर जीवित हो उठे। उनके अंदर रोशनी जगमगाने लगी। बैंगनी रंग की अनगिनत नाजुक किरणें उनके भीतर बह रही थीं, जैसे पूरा गैलेक्सी अंदर घूम रहा हो। वो पत्थर नहीं थे, वो मानो रोशनी से बना एक छोटा ब्रह्मांड थे। पूरी लैब में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल पाया। टेक्नीशियंस के मुंह खुले रह गए, आंखें बाहर निकलने को थीं। कोने में खड़ी सेलिना अचानक तेजी से आगे बढ़ी। वह वर्कबेंच तक पहुंची और उन पत्थरों को ऐसे देखने लगी जैसे वे जीवित हों। उसकी आंखों में शौक और अविश्वास साफ था। वह पलटी और मुझे घूरने लगी। अब उसके चेहरे पर तिरस्कार नहीं था, सिर्फ सदमा और हल्का डर। उसने पूछा, तुम्हें इस वेवलेंथ के बारे में कैसे पता? ये टॉप टियर नेशनल ऑप्टिकल सीक्रेट है।
उसी पल उसकी इनक्रिप्टेड फोन जोर से बज उठी। उसने जल्दी से उठाया। बोलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, डायरेक्टर सेलिना, लियो टूट गया है। उसने सब बता दिया। कंट्री एच की एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे पैसे दिए थे ताकि वह ये 3 रॉ स्टोन्स देश में लाए। उसे कहा गया था कि ये पूरी तरह सेफ हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता जब तक इन्हें एग्जैक्टली 217.3 नैनोमीटर की लाइट से इल्यूमिनेट न किया जाए। और मीटिंग पॉइंट। सेलिना के हाथ से फोन फिसल गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब उसे समझ आ गया था। मैं उस क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी को इसलिए नहीं जानता था कि मेरी क्लियरेंस उससे ऊंची थी। मैं जानता था क्योंकि ये जानकारी 3 साल पहले मेरे मेंटोर की जान देकर मिली थी और उसने लगभग उस इंसान को मिलिट्री ट्राइब्यूनल भेज दिया था जो एक हीरो की आखिरी विरासत उठा रहा था। लैब में इतनी खामोशी थी कि सब एक दूसरे की धड़कन तक सुन सकते थे। उन 3 पत्थरों के अंदर बहती वायलेट गैलेक्सी जैसे हमारी अज्ञानता का मजाक उड़ा रही थी। कैप्टन केविन ने फोन उठाया। मीटिंग पॉइंट कहाँ है? जवाब आया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, 3री मंजिल, सेक्शन सी, लॉकर 307। समय दोपहर 3 बजे। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। केविन ने फोन रखा और सेलिना की तरफ देखा, लेकिन सेलिना मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में अब बहुत कुछ था, शक, अविश्वास, पछतावा और हल्का सम्मान। फिर उसने धीरे से खुद को सीधा किया और मेरे सामने गहरा फॉर्मल बो किया। नेशनल सिक्योरिटी की एक सीनियर ऑफिसर एक साधारण कस्टम्स ऑफिसर के सामने झुक रही थी। आसपास खड़े टेक्नीशियंस और एंटी स्मगलिंग ऑफिसर्स पूरी तरह स्तब्ध थे, लेकिन मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मैंने सेलिना की माफी शांत चेहरे के साथ स्वीकार की, क्योंकि मैं जानता था वो मुझसे माफी नहीं मांग रही थी। वो मेरे मेंटोर मास्टर रेयस से माफी मांग रही थी, उस इंसान से जिसने 3 साल पहले इस राज की कीमत अपनी जान देकर चुकाई थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, अभी भावनाओं का समय नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट बचे हैं। एक ही वाक्य ने सेलिना को फिर से वास्तविकता में खींच लिया। उसकी आंखें दोबारा तलवार जैसी तेज हो गईं। वह तुरंत मुड़ी और आदेश देने लगी, टेक टीम, तीनों स्टोन्स को टॉप ग्रेड एनर्जी आइसोलेशन कंटेनमेंट बॉक्स में सील करो, ट्रांसपोर्ट की तैयारी करो। कैप्टन केविन, मुझे आपके सबसे अच्छे इंस्पेक्शन ऑफिसर्स चाहिए। कॉम्स, ट्रैफिक कमांड सेंटर से कनेक्ट करो। एयरपोर्ट से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तक पूरा ग्रीन कॉरिडोर चाहिए। रास्ते की हर ट्रैफिक लाइट ग्रीन होनी चाहिए। एक्शन टीम, 1 मिनट में नीचे रिपोर्ट करो। टारगेट, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। कुछ देर पहले की हार और शक गायब हो चुके थे। उनकी जगह आने वाली लड़ाई का एड्रेनलिन ले चुका था। फिर उसने मेरी तरफ देखा। ऑफिसर डेमियन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एक्ट के तहत मैं बेडरॉक टास्क फोर्स की डायरेक्टर होने के नाते तुम्हें इस केस का स्पेशल एडवाइजर नियुक्त करती हूँ। अब से ऑपरेशन का हर कदम तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा जजमेंट सीधे मेरे फैसलों को प्रभावित करेगा। कोई ऑब्जेक्शन? मैंने बिना रुके कहा, नन। सेलिना ने सिर हिलाया। अच्छा, मूव आउट। सिर्फ 5 मिनट बाद 3 काली सेडान्स और 2 कस्टम्स असॉल्ट व्हीकल्स का कॉन्वॉय एयरपोर्ट के रिस्ट्रिक्टेड रूट से गरजता हुआ बाहर निकला। सायरन्स पूरे शहर को चीर रहे थे, जैसे कोई काली तलवार शहर के बीच से गुजर रही हो। मैं मिडिल कार की बैक सीट में बैठा था। बाईं तरफ सेलिना थी, दाईं तरफ कैप्टन केविन। कार के अंदर का माहौल दम घोंटने जैसा था। सेलिना इनक्रिप्टेड टैबलेट में तेजी से फाइल्स स्क्रॉल कर रही थी। लियो ने सब कबूल लिया। वह सिर्फ करियर था, सबसे बाहरी मोहरा। उसे पैसे देकर इस्तेमाल किया गया। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे भर्ती किया वह खुद को आर्क कहती है, एक बेहद सीक्रेटिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। उनका लक्ष्य था किसी भी कीमत पर इन रॉ स्टोन्स को देश में पहुंचाना। केविन ने पूछा, ये चीज आखिर है क्या? सेलिना ने सिर हिलाया। पता नहीं, नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस में इन स्टोन्स का कोई रिकॉर्ड नहीं, जैसे ये कहीं से अचानक आ गए हों। कुछ पल बाद उसने और कहा, लियो के मुताबिक आर्क ने उसे बताया कि ये स्टोन्स हेवन का गिफ्ट हैं, गॉड की, ऐसी चीज जो दुनिया बदल सकती है। गॉड की। मैंने खिड़की से बाहर गुजरती सड़कों को देखा। मेरे सीने का बोझ और भारी हो गया। मुझे लगातार महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ स्मगलिंग नहीं है। मैंने धीरे से कहा, जो भी है इसे हैंडलर तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। सेलिना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार अप्रूवल की झलक थी। सही कहा, मैंने मैक्सिमम कैप्चर प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया है। पूरी डिजिटल लाइब्रेरी अब एक जाल है। जैसे ही हैंडलर सामने आएगा, एक मक्खी भी बाहर नहीं निकलेगी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की पूरी मदद से 1 घंटे का रास्ता सिर्फ 30 मिनट में तय हुआ। दोपहर 2:10 पर कॉन्वॉय नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के साइड एंट्रेंस पर रुका। दरवाजे खुलते ही दर्जनों नेशनल सिक्योरिटी टैक्टिकल ऑपरेटिव्स बाहर निकले, काले कॉम्बैट गियर में, पूरी तरह आर्म्ड। चुपचाप, तेजी से, बिल्कुल शिकार पर निकलते तेंदुओं की तरह। कैप्टन केविन और उसकी टीम ने हर एग्जिट सील कर दिया। सेलिना ने कहा, डेमियन, मेरे साथ। वह मुझे हिडन स्टाफ कॉरिडोर से लाइब्रेरी के सेंट्रल सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में ले गई। अंदर दर्जनों टेक्नीशियंस पहले से मौजूद थे। विशाल वॉल डिस्प्ले पर लाइब्रेरी के हर कोने के लाइव कैमरा फीड्स चल रहे थे। रिपोर्ट्स लगातार ईयरपीस में आ रही थीं। सभी एग्जिट सिक्योर,
थर्ड फ्लोर सेक्शन सी क्लियर, सिविलियंस इवैक्यूएट किए जा चुके हैं। K9 यूनिट रेडी। सेलिना डिस्प्ले के सामने खड़ी थी, उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। अब इंतजार करते हैं कि मछली कब कांटा निगलती है। डेमियन, मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। यहाँ मौजूद लोगों में सिर्फ तुमने उस गोस्ट को देखा है। भीड़ में छिपे उस आदमी को पहचानने में मेरी मदद करो। कंट्रोल रूम में समय जैसे रेंग रहा था, सिर्फ मशीन्स की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर नस धनुष की डोरी की तरह खिंची हुई थी। दीवार पर लगी घड़ी के लाल अंक धीरे धीरे बदल रहे थे, लेकिन हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे किसी काउंटडाउन बॉम्ब की टिक टिक सीधे दिल पर चोट कर रही हो। स्केड्यूल्ड मीटिंग का समय आ जाता है। स्क्रीन पर थर्ड फ्लोर के सेक्शन सी का एंट्रेंस पूरी तरह खाली था। एक भी इंसान नहीं, टारगेट दिखाई नहीं दिया। सभी टीम्स अलर्ट रहें, रिलैक्स मत होना। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, लेकिन रेडियो पकड़ने वाली उंगलियों के नकल्स हल्के सफेद पड़ चुके थे। उसकी टेंशन साफ दिख रही थी। मैं भी स्क्रीन को घूर रहा था। हैंडलर आखिर आएगा कैसे? शार्प सूट पहने किसी आदमी की तरह, या किसी साधारण क्लीनर की तरह, या शायद वो आए ही ना और किसी अनजान सिविलियन को रिमोटली यूज करके हैंड ऑफ पूरा करवा दे। मैं खुद को हैंडलर की जगह रखकर हर पॉसिबिलिटी दिमाग में चलाता हूँ। टाइम आगे बढ़ता रहता है। 3:03 PM, फिर भी कुछ नहीं। डायरेक्टर सेलिना, क्या टारगेट आने वाला नहीं? चुप। लियो की गिरफ्तारी एयरपोर्ट के अंदर हुई थी, न्यूज लीक नहीं हुई। उन्हें नहीं पता कुरियर पकड़ा जा चुका है। वो आएंगे। वो अपनी बात पूरी नहीं करती, लेकिन मैं समझ जाता हूँ। जब तक हैंडलर की मीटिंग की डेफिनेशन हमारी जैसी ना हो। मेरी नजर फर्स्ट फ्लोर लॉबी के फीड्स पर घूमती है। लोग लगातार आ जा रहे थे। व्हाइट हेयर्ड बुजुर्ग, ब्राइट आइड स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ पेरेंट्स। सब कुछ इतना नॉर्मल, इतना ऑर्डिनरी लाइफ से भरा हुआ था। अगर मैं हैंडलर होता तो क्या करता? मैं एग्जैक्ट मीटिंग टाइम पर कभी नहीं आता। बहुत ऑब्वियस। मैं बहुत पहले पहुंच जाता। लाइब्रेरी में एक नॉर्मल रीडर की तरह एंटर करता, कोई शांत कॉर्नर ढूंढता, बुक लेकर बैठ जाता, समुद्र में घुली बूंद की तरह गायब हो जाता। फिर जब एनवायरनमेंट क्लीन कंफर्म हो जाता, तब क्वाइटली मीटिंग पॉइंट की तरफ बढ़ता। मतलब वो शायद पहले से इस बिल्डिंग के अंदर हो सकता है। डायरेक्टर सेलिना, 3 बजे से 10 मिनट पहले की सारी कैमरा फीडबैक निकालो। 2:50 से 3 के बीच लाइब्रेरी में आने वाले हर मेल पर फोकस करो। सेलिना एक पल रुकती है, फिर समझ जाती है। मूव। जैसा ये कह रहा है वैसा करो। टेक्नीशियंस तुरंत काम में लग जाते हैं। 100 से ज्यादा फीड्स रिवाइंड होने लगती हैं। टाइम 2:50 पर रुकता है। प्लेबैक 8x स्पीड पर शुरू होता है। फिगर्स लाइब्रेरी डोर्स से गुजरती रहती हैं। मैं वॉल पर एक टाइल की तरफ इशारा करता हूँ। एक हिडन कॉर्नर कैमरा। फेस ब्लरी था। फ्रेम में एक आदमी एंट्री चेक पॉइंट पार कर रहा था। मीडियम बिल्ड, उम्र लगभग 45 से 50, ग्रे जैकेट, गोल्ड रिम्ड ग्लासेस, हाथ में जर्मन एडिशन की फाउस्ट, बिल्कुल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जैसा। रिसर्च करने आया कोई स्कॉलर। उसका फेस जूम करो, फ्रेम एनलार्ज होती है। एनहांसमेंट के बाद आदमी का चेहरा साफ हो जाता है। एक पूरी तरह ऑर्डिनरी फेस, कोई फीचर नहीं। भीड़ में डालो तो सेकंड में गायब। इसे रन करो। फेशियल रिकॉग्निशन। अभी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस चालू हो जाता है। कुछ सेकंड्स बाद रिजल्ट वापस आता है। मिल गया। डायरेक्टर प्रोफेसर चेस, 52 साल, कैपिटल यूनिवर्सिटी में जर्मन स्टडीज प्रोफेसर, डॉक्टरल एडवाइजर, फैमिली बैकग्राउंड और सोशल टाइज पूरी तरह क्लीन। रिकॉर्ड पर एक भी दाग नहीं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का लॉन्ग टर्म रीडर पास होल्डर। हफ्ते में 2-3 बार यहाँ आता है। पूरी हैबिट्स रेगुलर। परफेक्ट आइडेंटिटी। अभी लोकेशन, लास्ट पोजीशन, सेकंड फ्लोर सोशल साइंसेज रीडिंग एरिया, आयल के पास। लाइव फीड मेन स्क्रीन पर डालो। मेन डिस्प्ले पर प्रोफेसर चेस साफ दिखाई देता है। विंडो के पास टेबल पर बैठा चुपचाप पढ़ रहा था। सनलाइट उस पर पड़ रही थी। सामने स्टीमिंग टी का कप। पूरा सीन किसी पेंटिंग जैसा परफेक्ट था। बहुत परफेक्ट। डिस्गाइज जैसा परफेक्ट। यही हमारा आदमी है। क्यों? उसके हाथ देखो। जो स्कॉलर लगातार बुक्स पढ़ता है, उसकी फिंगर्स कैसी होती हैं? सालों तक पेजेस पलटने से इंडेक्स फिंगर और थंब पर फ्रिक्शन की वजह से स्मूथ कैलस बन जाती है। लेकिन उसके हाथ देखो। प्रोफेसर चेस कप उठाकर चाय पीता है। उसकी फिंगर्स लंबी, साफ, फिंगर टिप्स भरी हुई, स्किन स्मूथ, एक भी कैलस नहीं। ये स्कॉलर के हाथ नहीं है। ये ऐसे हाथ हैं जो शायद पेपर बुक्स छूते ही नहीं, शायद पेन तक नहीं पकड़ते। और सामने रखी बुक। मैं स्क्रीन घूरता हूँ। वो लगभग 20 मिनट से बैठा है और एक भी पेज नहीं पलटा। सेलिना की प्यूपिल्स तुरंत सिकुड़ जाती हैं। स्नाइपर टीम, टारगेट लॉक, सेकंड फ्लोर सोशल साइंसेज एरिया, सीट K17। किसी भी एबनॉर्मल मूवमेंट पर ऑन साइट न्यूट्रलाइजेशन ऑथराइज्ड है। उसी पल स्क्रीन पर मौजूद आदमी जैसे कुछ महसूस कर लेता है। वो बुक बंद करता है और खड़ा हो जाता है। ग्लासेस ठीक करता है, घड़ी की तरफ देखता है और बिना किसी जल्दबाजी के स्टेयरवेल की तरफ चल पड़ता है। डायरेक्शन, थर्ड फ्लोर। कंट्रोल रूम में मौजूद हर इंसान सांस रोक लेता है। आखिर मछली कांटे पर फंस गई थी। प्रोफेसर चेस बिल्कुल स्टेडी कदमों से चल रहा था। रिलैक्स्ड पॉस्चर, जैसे कोई रीडर बुक पढ़कर थक गया हो और ऊपर सीनरी बदलने जा रहा हो। स्टेप बाय स्टेप वो सीढ़ियां चढ़ता है और सेकंड और थर्ड फ्लोर के बीच के मोड़ पर गायब हो जाता है। फिर थर्ड फ्लोर स्टेयरवेल फीड पर दोबारा दिखाई देता है। वो थर्ड फ्लोर पर पहुंचता है, सेक्शन सी रीडिंग एरिया और स्टोरेज जोन के जंक्शन पर।
क्लियरेंस प्लान के मुताबिक ये पूरा एरिया खाली होना चाहिए था। प्रोफेसर चेज वहीं रुक जाता है और आसपास देखता है। उसकी आंखें खाली कॉरिडोर पर घूमती हैं। चेहरे पर वही जेंटल स्कॉलर वाला एक्सप्रेशन था, लेकिन आंखें बाज जैसी तेज। वो एनवायरनमेंट कंफर्म कर रहा था कि ये सेफ ड्रॉप पॉइंट है, कोई सेफ दिखने वाला ट्रैप नहीं। कंट्रोल रूम में मौत जैसी खामोशी थी। हर किसी की मुट्ठियां बंधी हुई थीं। डर ऐसा कि कोई छोटी सी आवाज भी स्क्रीन वाले आदमी को अलर्ट न कर दे। टाइम जैसे खिंच गया था। हर सेकंड एक सेंचुरी जैसा लग रहा था। आखिर प्रोफेसर चेज संतुष्ट लगता है। वो आगे बढ़ता है और सीधे सेक्शन सी के लॉकर्स की तरफ चलता है। उसका टारगेट बिल्कुल साफ था, लॉकर 307। वो पॉकेट से एक की निकालता है, लेकिन वो नॉर्मल लॉकर की नहीं थी, एक एंटीक ब्रास की, अजीब शेप वाली। वो उसे लॉकर 307 के की होल में डालता है। मूव! सेलिना की आवाज बर्फ टूटने जैसी क्रैक करती है और हर ईयरपीस में गूंज जाती है। उसके शब्द खत्म भी नहीं होते कि पहले खाली पड़े कॉरिडोर से, बुक शेल्व्स के पीछे से, सीलिंग वेंट से 1 दर्जन से ज्यादा काले फिगर्स निकल आते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के एलीट ऑपरेटिव्स, शैडोज से पैदा हुए गोस्ट्स, साइलेंट, लाइटनिंग फास्ट। ऊपर से एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स नेट गिरता है और प्रोफेसर चेस को पूरी तरह घेर लेता है। चारों तरफ से 1 दर्जन बंदूकें उसकी तरफ उठ जाती हैं। ऑपरेशन शुरू होने से लेकर पूरी तरह दबोचने तक आधा सेकंड भी नहीं लगा। प्रोफेसर चेस की पूरी घुमा भी नहीं पाया था। उसका एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। जेंटल स्कॉलर वाला मास्क एक पल में टूट जाता है और उसकी जगह इंटेंस शॉक और अजीब सी मुस्कान ले लेती है। हाँ, वो मुस्कुरा रहा था। दर्जनों गन सिर पर होने के बावजूद वो मुस्कुरा रहा था। प्रोफेसर चेस, आप गिरफ्तार हैं। प्रोफेसर चेस उसकी तरफ देखता तक नहीं। उसकी नजर सबको पार करके सीधे मेरे चेहरे पर आ टिकती है। उसकी आंखें अजीब थीं, न गुस्सा न डर, सिर्फ प्लेफुल अप्रिशिएशन, जैसे कोई हंटर अपने प्रे को देख रहा हो। तो तुम वही कस्टम्स ऑफिसर हो, रॉ स्टोन्स को तुमने पहचान लिया था। इम्प्रेसिव, इसकी उम्मीद नहीं थी। गेट कीपर्स के अलावा अभी भी तुम्हारी जैसी आंखें बची हैं। लगता है आर्क की इंटेलिजेंस अपडेट करनी पड़ेगी। उसे ले जाओ। 2 ऑपरेटिव्स आगे बढ़ते हैं और उसके हाथों में स्पेशलाइज्ड हैंडकफ्स लगा देते हैं। दूसरी टीम बॉडी सर्च शुरू करती है और लॉकर 307 खोलती है। उसके पास जो मिलता है वो बेहद सिंपल था। वॉलेट, कुछ बैंक कार्ड्स, कैश, सबसे पुराना नोकिया फोन जिसमें स्मार्ट फीचर्स तक नहीं, और वो जर्मन कॉपी ऑफ फॉस्ट। न वेपन, न पॉइजन, न कोड बुक। किसी एजेंट के लिए हद से ज्यादा क्लीन। जैसे ही प्रोफेसर चेज मुझे क्रॉस करके ले जाया जा रहा था, वो अचानक रुक जाता है, सिर मेरे कान के करीब लाता है और इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाता है कि सिर्फ हम दोनों सुन सकते थे। जब तुम अबिस को घूरते हो, अबिस भी तुम्हें घूरता है। रियल वर्ल्ड में स्वागत है। ऑपरेटिव्स उसे फिर धक्का देकर आगे बढ़ाते हैं। कोल्ड स्वेट मेरी शर्ट भिगो देता है। पैरों से लेकर सिर तक बर्फ जैसी ठंड दौड़ जाती है। ये आदमी मुझे जानता है। वो यहाँ हैंड ऑफ के लिए नहीं आया था। लाइब्रेरी में एंटर करने के पल से शायद उसका टारगेट मैं था। ये एक ट्रैप था, एक डेथ ट्रैप मेरे लिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही प्रोफेसर चेस का शरीर एलिवेटर में धकेला जाने वाला होता है, उसकी गर्दन अचानक ऐसे एंगल पर मुड़ती है जैसा इंसानी शरीर कर ही नहीं सकता। हड्डी टूटने की तेज क्रैक। उसने खुद अपनी गर्दन तोड़ ली। उसका शरीर सीधा जमीन पर गिर जाता है और चेहरे पर वही जीत वाली मुस्कान जमी रहती है। सब कुछ पलक झपकते हो गया। हर कोई स्टन्ड था, डेड। और ऐसे ही हमारी इकलौती लीड ने सबके सामने अपनी जान ले ली। इतनी एब्सोल्यूट रिजॉल्व के साथ, इतने इम्पॉसिबल तरीके से। पूरा सीन मौत जैसी खामोशी में डूब गया। बुक चेक करो। अचानक मेरे दिमाग में कुछ क्लिक करता है। मैं एविडेंस बैग से फाउस्ट निकालता हूँ और पागलों की तरह पेजेस पलटने लगता हूँ। कोई हिडन कंपार्टमेंट नहीं, कोई मार्किंग्स नहीं, बस एक ऑर्डिनरी प्रिंटेड बुक। लेकिन जैसे ही मैं आखिरी पेज पर पहुंचता हूँ, मेरी प्यूपिल्स सिकुड़ जाती हैं। कॉपीराइट पेज के नीचे पब्लिकेशन डेट के पास हल्की पेंसिल राइटिंग थी, लगभग मिट चुकी। नंबर्स की एक स्ट्रिंग, पेज नंबर नहीं, कोड भी नहीं, कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। मैं बुक उठाकर सेलिना को दिखाता हूँ। उसकी आंखें नंबर्स पर टिक जाती हैं और तुरंत तेज हो जाती हैं। इस कोऑर्डिनेट को लॉक डाउन करो अभी। टेक टीम तुरंत एक्शन में आ जाती है। मेन डिस्प्ले पलटकर जायंट सैटेलाइट मैप बन जाता है। मैप पर एक रेड डॉट ब्लिंक करने लगता है। सेलेना स्क्रीन के पास जाती है और उसे घूरती रहती है। ये जगह कहाँ है? टेक्नीशियन तेजी से जूम करता है। डॉट सिटी आउटस्कर्ट्स की एंडलेस माउंटेन्स के बीच था। डायरेक्टर कोऑर्डिनेट कुनलून बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। कुनलून बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। सेलिना का शरीर झटके से हिलता है। वो गिरने से बचने के लिए टेबल पकड़ लेती है। उसकी नजरें रेड डॉट पर जम जाती हैं, जैसे उसे जलाकर खत्म कर देना चाहती हूँ। क्या ये वही सीक्रेट बेस नहीं जो 10 साल पहले अबैंडन हुआ था? कोऑर्डिनेट वहां क्यों जा रहा है? कंट्रोल रूम दोबारा खामोश हो जाता है। कुनलून बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। नेशनल सिक्योरिटी के लोगों के लिए ये नाम टैबू था। सील्ड सीक्रेट्स,
नेशन के सबसे क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट्स, वो चीजें जिनका नाम कोई नहीं लेता। 10 साल पहले अचानक डिजास्टर के बाद उस बेस को ऑफिशियली अबैंडन्ड घोषित कर दिया गया था। उससे जुड़ी हर फाइल हाईएस्ट लेवल क्लासिफिकेशन में परमानेंटली सील कर दी गई थी, नाम तक लेना बंद। और अब प्रोफेसर चेज मरने से पहले आखिरी क्लू वहीं छोड़ गया था। मैं मैप पर माउंटेन्स से घिरे उस रेड डॉट को घूरता हूँ। मेरा इंस्टिंक्ट चिल्ला रहा था, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। सेलिना की आंखें फिर शार्प हो जाती हैं, लेकिन इस बार उनमें डाउट नहीं था, सिर्फ ट्रस्ट। डेमियन, 3 साल पहले वाला मिशन याद है, जब तुम्हारे मेंटोर मास्टर रेस मारे गए थे? इंटरसेप्टेड कॉन्ट्राबैंड के रिपोर्ट में ओरिजिन के बारे में क्या कहा गया था? मैं कुछ पल सोचता हूँ। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती थी शिपमेंट फॉरेन सीक्रेट चैनल से आया था, लेकिन इंटरनल ब्रीफिंग में मास्टर रेयज ने कहा था कि इंटेलिजेंस फ्रैगमेंट्स के हिसाब से शिपमेंट का फाइनल डेस्टिनेशन कुन माउंटेन रेंज के आसपास का सीक्रेट बेस था। मेरे शब्द खत्म होते ही सेलिना का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। कमांड, मैं बेडरॉक टास्क फोर्स की डायरेक्टर सेलिना बोल रही हूँ। हाईएस्ट लेवल इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट करो। टारगेट कुनलून बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। प्रोफेसर चेज ने सिंपल कोऑर्डिनेट नहीं छोड़ा, उसने पेंडोरास बॉक्स छोड़ दिया है। मुझे कमांड से जोड़ो। हेलीकॉप्टर चाहिए अभी। नियरेस्ट मिलिट्री यूनिट्स को मोबिलाइज करो। कुनलून बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के आसपास पूरा एरिया सील कर दो। कोई अंदर नहीं, कोई बाहर नहीं। फैसिलिटी से जुड़ी सारी क्लासिफाइड फाइल्स अनसील करके मेरे एनक्रिप्टेड टर्मिनल पर भेजो। रेडियो चैनल पर अर्जेंट कॉन्फर्मेशंस लगातार वापस आने लगते हैं। उसी पल पूरी नेशनल सिक्योरिटी मशीन जाग उठती है। सेलिना रेडियो नीचे रखती है, उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। डेमियन, शायद हम किसी ऐसे मेलस्ट्रॉम में घुस गए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। प्रोफेसर चेस की मौत एंड नहीं थी, बिगिनिंग थी। उसकी नजर फिर स्क्रीन पर जाती है, उस रेड डॉट पर, जैसे वहां कोई इनविजिबल चीज जाग रही हो। 10 मिनट बाद मिलिट्री हेलीकॉप्टर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की रूफटॉप पैड पर उतरता है। रोटर ब्लेड्स की गूंज पूरी रात को हिला देती है। सेलिना, कैप्टन केविन और मैं हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। कैबिन डोर सील हो जाता है। चॉपर हवा में उठता है, तेजी से ऊपर जाता हुआ। एक जायंट स्टील रैप्टर जो रात को चीरता हुआ सिटी आउटस्कर्ट्स के कुनलून रेंज की तरफ उड़ रहा था। बाहर नाइट विंड चीख रही थी। कैबिन के अंदर बैठा मैं नीचे शहर की दूर होती लाइट्स देख रहा था, लेकिन मेरा दिल और भारी होता जा रहा था। जब तुम अबिस को घूरते हो, एबिस भी तुम्हें घूरता है। रियल वर्ल्ड में स्वागत है। आखिर ये रियल वर्ल्ड क्या छुपा रहा है? कुन बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, रॉ स्टोन्स, मेरे मेंटोर की मौत, आखिर ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? मैं गहरी सांस लेता हूँ और अपनी मुट्ठियां कस लेता हूँ। आगे जो भी हो, मैं उसे खींचकर रोशनी में लाऊंगा। हेलीकॉप्टर अंधेरी रात को चीरते हुए उड़ता रहता है। लगभग 40 मिनट बाद हम कुन बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के ऊपर पहुंचते हैं। ऊपर से देखने पर ये माउंटेन्स के बीच छुपा एक विशाल कॉम्प्लेक्स था। बीचों बीच फोर्ट्रेस जैसी ग्रे कंक्रीट बिल्डिंग खड़ी थी। चारों तरफ ऊंची वॉल्स, ऊपर रेजर वायर और सर्वेलेंस कैमरास। पूरा बेस डेंस फॉरेस्ट और जैगेड पीक्स के नीचे छिपा हुआ था। अगर पहले से इसकी जानकारी ना हो तो कोई कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यहाँ कुछ मौजूद है। हेलीकॉप्टर बेस के बाहर एक क्लीयरिंग में उतरता है। जैसे ही हम नीचे उतरते हैं, ठंडी और नम माउंटेन विंड चेहरे से टकराती है। ग्राउंड पहले से स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के कंट्रोल में था। हंड्रेड्स ऑफ फुली आर्म्ड सोल्जर्स बेस के चारों तरफ गोस्ट्स की तरह तैनात थे। उनका कमांडर लगभग 40 साल का दुबला आदमी था। कॉल साइन फैल्कन। वो सेलिना के पास आता है और शार्प सैल्यूट मारता है। डायरेक्टर सेलिना, टीम्स प्लान के मुताबिक डिप्लॉय हो चुकी हैं। 1 किलोमीटर पेरीमीटर के अंदर हर सस्पिशियस टारगेट स्क्रीन और कंटेन किया जा चुका है। बेस के अंदर कोई अनोमली डिटेक्ट नहीं हुई। गुड मूव। फैल्कन हमें बेस के मेन एंट्रेंस की तरफ ले जाता है। वहां एक मैसिव अलॉय डोर बंद पड़ा था। उसकी सरफेस पर रस्ट जम चुकी थी, जैसे 10 साल से कभी खुला ही ना हो। सेलिना अपना एन्क्रिप्टेड टर्मिनल निकालती है और तेजी से काम करने लगती है। अलॉय डोर भारी मैकेनिकल आवाज के साथ खुलता है। अंदर से ठंडी, नम और सड़ी हुई हवा बाहर निकलती है। अंदर पिच ब्लैक कॉरिडोर था। उसका आखिरी सिरा दिखाई तक नहीं दे रहा था, जैसे किसी अननोन अबिस में जाता हो। फैल्कन 2 सोल्जर्स को आगे स्काउट करने का सिग्नल देता है। वो सब मशीन गन्स निकालकर आगे बढ़ते हैं। टैक्टिकल फ्लैशलाइट्स जलती हैं। 2 रोशनी की धारें अंधेरे को काटती हैं। कॉरिडोर खाली था, सिर्फ फेडेड वार्निंग साइंस दीवारों पर लटके थे। डू नॉट एंटर। सेलिना हाथ हिलाती है और हम अंदर बढ़ते हैं। बेस अंदर से बाहर से कहीं ज्यादा बड़ा था। कॉरिडोर के दोनों तरफ सील्ड लैबोरेटरी डोर्स थे। उन पर वार्निंग लेबल्स की भरमार थी। बायोहैजर्ड, हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट, अनऑथोराइज्ड पर्सनल डू नॉट अप्रोच। 10 साल की वीरानी ने हर चीज को सड़ा दिया था। दीवारों और पाइप्स पर मोटी डस्ट जमी थी। फ्लोर पर मॉस उगाई थी। तभी एक सोल्जर बोलता है, सर, इस डोर को प्राई किया गया लगता है। सेलिना तुरंत आगे बढ़ती है। ये डोर बाकी डोर्स से नया लग रहा था और लॉक एरिया साफ डैमेज था।
फैल्कन ब्रीच का सिग्नल देता है। जोरदार क्रैश के साथ डोर तोड़ दिया जाता है। अंदर एक विशाल लेबोरेटरी थी। उसके बीचों बीच एक मैसिव मेटल कल्चर चेंबर खड़ा था। चेंबर के अंदर एम्बर लिक्विड भरा हुआ था और उस लिक्विड में डूबा हुआ एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा जो एयरपोर्ट पर मिले रॉ स्टोन्स जैसा दिख रहा था। लेकिन ये कहीं बड़ा था, लगभग आधे इंसान जितना ऊंचा, जैसे कोई विशाल बदसूरत ट्यूमर शांति से फ्लूइड में तैर रहा हो। उसके चारों तरफ डेंस ट्यूब्स और केबल्स जुड़े हुए थे जो एक जायंट कंट्रोल कंसोल तक जा रहे थे। कंसोल स्क्रीन्स पेल ग्रीन ग्लो दे रही थीं। उन पर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा और एनर्जी रीडिंग्स चल रही थीं। ये क्या है? रॉ स्टोन? के जिंदा है? मेरी आंखें चेंबर के अंदर मौजूद जायंट स्टोन पर टिक जाती हैं। वो स्थिर नहीं था, उसकी सरफेस हिल रही थी, हल्की लहरों जैसी, जैसे वो सांस ले रहा हो। फैल्कन तुरंत आदेश देता है, इस लैब को अभी लॉकडाउन करो, कोई पास नहीं जाएगा। एयर, वाटर और सॉइल टेस्ट शुरू करो। बायोहैजर्ड लीक है या नहीं पता करो। मूव। बायोकेमिकल डिटेक्शन टीम सूट पहनकर अंदर घुसती है। सेलिना कंसोल तक जाती है और तेजी से काम करने लगती है। वो एनक्रिप्टेड टर्मिनल को कंसोल से कनेक्ट करती है। मैसिव क्लासिफाइड डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद रिपोर्ट आती है, डायरेक्टर, रिजल्ट्स आ गए। एयर, वाटर, सॉइल सब नॉर्मल हैं, लेकिन लैब के अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशंस एक्सट्रीम हैं, जैसे कोई हाई आउटपुट न्यूक्लियर रिएक्टर लगातार पावर जनरेट कर रहा हो। न्यूक्लियर रिएक्टर एक रॉ स्टोन रिएक्टर लेवल की एनर्जी जनरेट कर रहा है। सेलिना अचानक कंसोल से सीधी खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें फिर चेंबर की तरफ घूमती हैं, भारी और गंभीर। यही प्रोफेसर चेस का असली टारगेट था। वो 3 छोटे रॉ स्टोन्स चुराने नहीं आया था, वो यहाँ इस बड़े वाले को एक्टिवेट करने आया था। मेरा दिमाग एक पल के लिए खाली हो जाता है। एक्टिवेट? रिएक्टर लेवल एनर्जी वाली इतनी विशाल लिविंग चीज, एक रॉ स्टोन इस स्केल का। उसी पल सेलिना का एन्क्रिप्टेड टर्मिनल अचानक अर्जेंट अलार्म टोन्स से गूंज उठता है। वो नीचे देखती है और उसका चेहरा राख जैसा सफेद पड़ जाता है। बुरा हुआ, प्रोफेसर चेस का कोऑर्डिनेट फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये सिर्फ एक की है, ऐसी की जो किसी स्पेसिफिक डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए बनी है। बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर सिर्फ एक सिग्नल रिले है। असली डेस्टिनेशन उससे भी नीचे है, उस फॉरबिडन जोन में जहां हम कभी पहुंच ही नहीं पाए। और नीचे फैल्कन का चेहरा बदल जाता है। यहीं तक हमारी एक्सेस लिमिट है, इसके आगे सिर्फ लेजेंडरी फॉरबिडन जोन है। मैक्सिमम ग्रेड डिफेंसेस उसके ब्लूप्रिंट्स तक सील्ड हैं। सेलिना उसकी बात अनसुनी कर टर्मिनल को घूरती रहती है। स्क्रीन पर अब एक नया और भी ज्यादा सीक्रेट कोऑर्डिनेट फ्लैश कर रहा था। कुनलून बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के बहुत नीचे। फैल्कन, तुम्हारे सारे डिमोलिशन एक्सपर्ट्स चाहिए। जितनी जल्दी हो सके फॉरबिडन जोन तक रास्ता उड़ाओ। डायरेक्टर, वो काम नहीं करेगा। उस जोन की डिफेंसेस न्यूक्लियर बंकर स्टैंडर्ड्स पर बनी है। टॉप टियर चार्जेस से भी एक सीम खोलने में कम से कम 20 घंटे लगेंगे। 20 घंटे? सेलिना की आवाज ठंडी हो जाती है। हमारे पास इतना समय नहीं है। लियो ने पहले ही बताया था मीटिंग टाइम आज 3 बजे था। प्रोफेसर चेस लाइब्रेरी में ठीक 3 बजे सिर्फ हमें रोकने आया था, टाइम बाय करने। उसने कोऑर्डिनेट एक्टिवेट किया, यहाँ के रॉ स्टोन को एक्टिवेट किया, लेकिन उसका असली उद्देश्य नीचे फॉरबिडन जोन एक्टिवेट करना था। अगर मैं सही हूँ तो अंदर की चीज पहले से एक्टिवेट हो चुकी है। उसकी नजर जायंट रॉ स्टोन पर जाती है। उसकी सरफेस अब पहले से ज्यादा तेज रिपल कर रही थी। एम्बर लिक्विड हल्की वायलेट ग्लो देने लगा था। ये बड़ा रॉ स्टोन एनर्जी कन्वर्टर है। ये किसी नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और प्रोफेसर चेस के कोऑर्डिनेट के जरिए उसे सिग्नल में बदल देता है। वही सिग्नल फॉरबिडन जोन एक्टिवेट कर रहा है। मेरी बात सुनकर सेलिना की आंखों में चमक आ जाती है। तुम सही हो, उस जोन के अंदर सपोजिडली वो चीज दबी है जो हमारे देश को दशकों पहले मिली थी। आउटर स्पेस से आई कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट, हाईएस्ट लेवल क्लासिफिकेशन, कोड नेम गॉड की। कुन बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर उसी पर सीक्रेट रिसर्च करने के लिए बनाया गया था, लेकिन रिसर्च के दौरान कुछ अनकंट्रोलेबल हो गया और हमें उसे सील करना पड़ा। मेरी सांस अटक जाती है। प्रोफेसर चेस का हेवन का गिफ्ट और गॉड की वही है। सब कुछ अचानक क्लियर हो जाता है। तो आर्क रॉस्टोन्स नहीं चाहता, उन्हें गॉड की चाहिए। रॉस्टोन सिर्फ एनर्जी सेल्स हैं उसे स्टार्ट करने के लिए। लियो कुरियर था, प्रोफेसर चेस एक्टिवेटर। उनका असली गोल रॉ स्टोन से नीचे दबी गॉड की को अवेकन करना था। अगर गॉड की जाग गई, मैं बात अधूरी छोड़ देता हूँ, क्योंकि आगे का मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो सब कुछ खत्म हो सकता है। क्या अंदर जाने का कोई और रास्ता है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सेलिना बोलती है 10 साल पहले डिजास्टर के बाद अगर जोन में कुछ अनकंट्रोल्ड म्यूटेशन हो जाए, इसके लिए हमने एक इमरजेंसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन पैसेज बनाया था। उस पैसेज से हाई एनर्जी मटेरियल इंजेक्ट करके अंदर की हर चीज पूरी तरह डिस्ट्रॉय की जा सकती है, लेकिन वो रुकती है। वो वन वे है, जो अंदर जाता है वापस नहीं आता, और अंदर ट्रैप्स और डिफेंसेस भरे हैं। कभी फील्ड टेस्ट भी नहीं हुआ, कोई कभी पार नहीं गया।
मैं सिलीना की तरफ देखता हूँ। मुझे वहां ले चलो डायरेक्टर। फैल्कन तुरंत बोल पड़ता है। आप नहीं जा सकती, आप टास्क फोर्स डायरेक्टर हैं। लेकिन सिलीना उसे रोक देती है। मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी क्लियरेंस यहाँ सबसे ऊंची है। सिर्फ मैं सारे अलार्म्स और सेफ गार्ड्स डिसेबल कर सकती हूँ। सिर्फ मैं तुम्हें अंदर पहुंचा सकती हूँ। डेमियन, वो मेरी तरफ देखती है। मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारा इंस्टिंक्ट चाहिए, तुम्हारी आंखें चाहिए। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। समझ गया, ये अब सिर्फ मेरे बारे में नहीं था, देश, लोग, सबकी सेफ्टी की बात थी। फैल्कन की आंखों में सम्मान की हल्की चमक उभरती है। वो कुछ नहीं कहता, बस हमें बेस के और भी गहरे हिस्से में एक हिडन कॉर्नर तक ले जाता है। वहां एक अलॉय डोर खड़ा था जो आसपास की दीवार से अलग ही नहीं दिख रहा था। सिलीना के एन्क्रिप्टेड कमांड पर डोर धीरे धीरे खुलता है और उसके पीछे एक पैसेज दिखाई देता है, पहले से ज्यादा गहरा, ज्यादा अंधेरा, ज्यादा ठंडा। एंट्रेंस पर एक लाल वार्निंग साइन लगा था, नो एंट्री फॉर द लिविंग। मैं गहरी सांस लेता हूँ और सिलीना की तरफ देखता हूँ। उसका चेहरा डरावनी हद तक शांत था। चलो, और मैं उसके पीछे अंदर कदम रख देता हूँ। कैप्टन केविन और फैल्कन बाकी सोल्जर्स के साथ एंट्रेंस पर पोजीशन संभाल लेते हैं। डोर बंद होने से पहले सिलीना आखिरी बार बोलती है, ध्यान से सुनो, जो भी हो, मेरे ऑर्डर के बिना कोई पास नहीं आएगा, कोई अंदर नहीं आएगा। रूल तोड़ने वालों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। एलॉय डोर धीरे धीरे हमारे पीछे सील हो जाता है। उसी पल हमारा बाहर की दुनिया से हर कनेक्शन कट जाता है। अननोन डार्कनेस हमें पूरी तरह निगल लेती है। अब सिर्फ हमारी अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी और मौत जैसी घुटन भरी गंध बढ़ती जा रही थी। यही फॉरबिडन जोन था। एलॉय डोर ने बाहर की दुनिया से हर रिश्ता काट दिया था। डार्कनेस मोटी काली स्याही की तरह चारों तरफ लिपटी हुई थी, ठंडी, नम और रस्टेड मेटल और सड़ी हुई धूल की स्मेल से भरी। सिलीना टैक्टिकल फ्लैशलाइट ऑन करती है। सफेद रोशनी की एक धार 10 साल की खामोशी को चीर देती है। लाइट के सामने एक लंबा पतला टनल दिखाई देता है जो नजरों से परे तक जा रहा था। दीवारें कंक्रीट की नहीं थीं, किसी अनजान डार्क सिल्वर मेटल से बनी हुई। सरफेस इतनी स्मूथ कि एक भी सीम नहीं, जैसे पूरा टनल किसी एक जायंट मेटल ब्लॉक से कार्व किया गया हो। सिलीना धीमी आवाज में बोलती है, 10 साल पहले का हाईएस्ट ग्रेड मिलिट्री अलॉय। थ्योरी के मुताबिक ये छोटी न्यूक्लियर ब्लास्ट भी झेल सकता है। पास रहो, अब से हम फुल कॉम्बैट रेडीनेस में हैं। कोई भी अनकन्फर्म्ड लिविंग थिंग हॉस्टाइल मानी जाएगी। फ्लैशलाइट के बिना भी मैं आसपास की आउटलाइंस मुश्किल से देख पा रहा था। टनल बहुत लंबा था। हम करीब 5 मिनट चले होंगे कि अचानक मेरा दिल जोर से सिकुड़ जाता है। सीधा सामने से इंटेंस डेंजर की लहर आती है। रुको, सिलीना उसी पल रुक जाती है। वेपन सीधा आगे, शरीर धनुष की तरह तना हुआ। क्या हुआ? आगे कुछ है, पता नहीं क्या, लेकिन डेंजरस है। पक्का? पूरी तरह। मैं सामने अंधेरे में घूरता हूँ। खतरे का एहसास बढ़ता जा रहा था, जैसे डार्कनेस में कोई इनविजिबल आंख हमें ठंडेपन से देख रही हो। सिलीना बिना सवाल किए पॉकेट से ग्लो स्टिक निकालती है और आगे फेंक देती है। वो लगभग 50 मीटर उड़कर फ्लोर पर गिरती है। उसी पल कॉरिडोर लाल रोशनी से फट पड़ता है। अनगिनत ब्लड रेड बीम्स एक दूसरे में जुड़कर आधे सेकंड से भी कम वक्त में जायंट 3D लेजर ग्रिड बना देती हैं। ग्लो स्टिक हवा में ही पाउडर बन जाती है। इंफ्रारेड ट्रिगर्ड लेजर ग्रिड। सिलीना की आवाज भारी हो जाती है। मिलिट्री की टॉप टियर डिफेंस। ट्रिगर हुआ तो कुछ भी जिंदा नहीं बचता। वो मेरी तरफ देखती है। तुमने महसूस कैसे किया? इंस्टिंक्ट। अब मैं कॉरिडोर को घूरता हूँ। ऐसे सिस्टम्स हमेशा पैटर्न पर चलते हैं, या फिक्स्ड इंटरवल या ओवरराइड कोड। हमारे पास कोड नहीं है तो इंतजार करेंगे, या पावर खत्म होने का या शट डाउन विंडो का, और हम अंधेरे में इंतजार करते हैं। 1 मिनट, 5, 10। स्टैंडर्ड डिफेंस सिस्टम्स पावर बचाने के लिए पल्स साइकिल्स पर चलते हैं, हमेशा एक्टिव नहीं रह सकते। तभी सिलीना कुछ सोचती है। वो पॉकेट से छोटी मेटल बॉल निकालती है और धीरे से पैर से आगे धकेलती है। बॉल फ्लोर पर लगभग बिना आवाज के रोल करती है। 1 मीटर, 2, कुछ नहीं। इंफ्रारेड नहीं, मोशन भी नहीं। तो ट्रिगर क्या है? अचानक समझ आता है। साउंड ट्रिगर। ग्लो स्टिक गिरते वक्त हल्की आवाज हुई थी, लेकिन ये बॉल सॉलिड है, आवाज लगभग नहीं। सिलीना की प्यूपिल्स सिकुड़ जाती हैं। वो हाथ उठाकर साइलेंस सिग्नल देती है, फिर आगे इशारा करती है। मीनिंग साफ था। अब से कोई आवाज नहीं, सांस नहीं, हार्ट बीट तक नहीं। लगभग इम्पॉसिबल। हमारी आंखें मिलती हैं और दोनों को एक ही चीज दिखती है, रिजॉल्व। 2 गोस्ट्स की तरह हम धीरे, बहुत धीरे किलिंग जोन में कदम रखते हैं। जब आखिर मैं जोन के बाहर निकलता हूँ, मेरी कॉम्बैट गियर पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। हम बच गए थे, लेकिन राहत लेने का वक्त नहीं मिला। कॉरिडोर के आखिर में एक डोर दिखाई देता है, अलॉय डोर, थोड़ा खुला हुआ। गैप से सिकली पेल लाइट बाहर निकल रही थी। सिलीना और मैं एक दूसरे को देखते हैं। वो टैक्टिकल साइन देती है। वो ब्रीच करेगी, मैं कवर। हम दोनों वॉल से चिपक कर आगे बढ़ते हैं। दिल फिर गले तक आ चुका था। सिलीना जोर से डोर पर किक मारती है। डोर खुलता है। वो रोल करते हुए अंदर घुसती है और मैं उसके ठीक पीछे। लेकिन जैसे ही हम अंदर का दृश्य देखते हैं, हम दोनों पूरी तरह जम जाते हैं। ये एक विशाल सर्कुलर सेंट्रल कंट्रोल चेंबर था, लगभग बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा।
दीवारों पर अनगिनत बड़े डिस्प्ले स्क्रीन्स लगे थे, लेकिन हर स्क्रीन बंद थी। चेम्बर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। टेबल्स और चेयर्स उलटे पड़े थे। डॉक्यूमेंट्स पूरे फ्लोर पर बिखरे हुए थे। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे 10 साल पहले डिजास्टर के उसी पल समय रुक गया हो। और उस भारी खून की बदबू का सोर्स सामने उठा हुआ प्लेटफॉर्म था। उसके नीचे दर्जन से ज्यादा बॉडीज, व्हाइट लैब कोट्स पहने हुए, लेकिन अब सिर्फ सूखी स्केलेटन्स बची थीं। कुछ के हर छेद से खून निकला था, चेहरे दर्द से मुड़े हुए, हड्डियां टूटी हुई। कुछ के सीने में किसी शार्प वेपन से विशाल छेद कर दिया गया था। यही था 10 साल पहले के डिजास्टर का सीन, नरक का दृश्य। सेलिना की आवाज धीमी पड़ जाती है। ये कुन-लून प्रोजेक्ट के कोर रिसर्चर्स थे। मेरे टीचर प्रोफेसर थियोडोर भी प्रोजेक्ट लीडर्स में से एक थे। इंसिडेंट के बाद उन्हें मिसिंग घोषित किया गया था। मैंने कभी नहीं माना कि वो यहाँ मरे होंगे। उसकी आंखें स्केलेटन्स में किसी फैमिलियर चेहरे को ढूंढ रही थीं। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता, बस फुल अलर्ट होकर चेंबर को देखता रहता हूँ। मेरा इंस्टिंक्ट चिल्ला रहा था, ये जगह लेजर कॉरिडोर से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरी नजर प्लेटफॉर्म पर जाती है। बीच में एक विशाल सर्कुलर डिप्रेशन था, जो अब खाली था, लेकिन उसके किनारों पर अजीब वायलेट क्रिस्टल्स लगे हुए थे। सेलिना धीरे से बोलती है, यहीं गॉड की रखा जाता था। मैं सिर हिलाता हूँ। 10 साल पहले ये यहाँ से गायब नहीं हुआ। मेरी आवाज भारी हो जाती है। इसे रिलीज किया गया था। सेलिना एक स्केलेटन के पास झुकती है। बॉडी दर्द की हद वाली पोजीशन में जमी हुई थी, दोनों हाथ अपने ही सिर को पकड़े हुए, जैसे नंगे हाथों से खोपड़ी तोड़ना चाहता हो। सेलिना उसकी उंगलियों के बीच से कुछ निकालती है, एक क्रश्ड ब्लैक वॉइस रिकॉर्डर। वो प्लेबैक दबाती है। पहले हार्श स्टैटिक सुनाई देती है, फिर एक आदमी की आवाज प्योर टेरर से टूटी हुई। गाना बंद करो, बंद करो, इसे रोको, ये गीत जहर है, ये मेरे दिमाग में घुस रहा है। मैं और सेलिना एक दूसरे को देखते हैं। रीढ़ से सिर तक बर्फ जैसी सिहरन दौड़ जाती है। तभी मुझे एक टेरिफाइंग चीज महसूस होती है। जब से हम इस चेंबर में आए हैं, यहाँ अजीब खामोशी थी। इक्विपमेंट की कोई आवाज नहीं, यहाँ तक कि हमारे फुटस्टेप्स तक साइलेंस में निगल जा रहे थे। ये एब्सोल्यूट साइलेंस जोन था। और जैसे ही मुझे एहसास होता है, मेरे सिर में दर्द विस्फोट की तरह फट पड़ता है, जैसे 1000 स्टील नीडल्स दोनों कनपटियों में घुस गई हों। फिर अचानक एक अजीब, शब्दों में बयान ना होने वाली आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजने लगती है, डेमियन। मुझे सेलिना की घबराई आवाज सुनाई देती है, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाता। मेरी कॉन्शियसनेस उस भयानक मेलोडी से निगली जा रही थी। ग्रीफ, टेरर, हर नेगेटिव इमोशन 1000 गुना बढ़ चुका था। मेरी सैनिटी टूट रही थी, मैं खुद को खो रहा था। तभी छटाक, एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ता है। दर्द मुझे झटके से वापस खींच लाता है। मैं सेलिना का चेहरा देखता हूँ, चिंता और अर्जेंसी से भरा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, मतलब वो भी उस सॉन्ग से प्रभावित हुई थी, लेकिन वो होश में रहने के लिए अपनी जीभ काट रही थी। ब्लॉक करो, मत सुनो, मत सोचो, माइंड पकड़ कर रखो, ये साइकिक अटैक है। मैं दांत भींच लेता हूँ। खून का स्वाद मुंह में फैल जाता है। मैं हर ध्यान दर्द पर लगाने की कोशिश करता हूँ, उस सॉन्ग का विरोध करने के लिए। और उसी पल मेरी चेस्ट पर लगा कस्टम्स बैज, मेरे मेंटोर की यादगार, एक साधारण सी चीज, अचानक हल्की गर्माहट छोड़ने लगता है। वो गर्मी पूरे शरीर में फैल जाती है और सीधा दिमाग तक पहुंचती है। क्योटिक मेलोडी उस वार्मथ के सामने पीछे हटने लगती है, जैसे अपना नेचुरल एनिमी देख लिया हो। वो तेजी से पीछे हटती है। मेरा दिमाग साफ होने लगता है, दर्द गायब हो जाता है। सेलिना मुझे अविश्वास से देखती है। तुम ठीक हो? मैं अपनी चेस्ट पकड़ता हूँ। इसने बचाया। ये क्या है? मेरे मेंटोर की कीपसेक पता नहीं क्यों ग्लो कर रही है, लेकिन लगता है ये साइकिक अटैक्स ब्लॉक कर सकती है। उसी पल पूरा सेंट्रल चेंबर जोर से हिलने लगता है। दीवारों पर बंद स्क्रीन्स एक एक करके जल उठती हैं, लेकिन उन पर डेटा नहीं था। एक आंख थी, एक विशाल, डरावनी आंख, वायलेट वेन्स से भरी हुई। उसकी प्यूपल सीधे मुझ पर और सेलिना पर टिक जाती है। अननोन लाइफ फॉर्म्स डिटेक्टेड, क्लास 1 क्लियरेंस की डिटेक्टेड, आर्क प्रोजेक्ट फेज 2 इनिशिएटेड, ऑब्जेक्टिव एलिमिनेट एनोमलीज। आर्क प्रोजेक्ट प्रोफेसर चेस का ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इस जगह का कंट्रोल ले लिया था। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि प्लेटफॉर्म के बीच बना खाली गोलाकार गड्ढा धीरे धीरे नीचे से खुलने लगा। अज्ञात धातु से बनी एक लिफ्ट नीचे से ऊपर उठी और उसके ऊपर सिर्फ एक चीज रखी थी, एक विशाल अनियमित स्फीयर जो अनगिनत बैंगनी चमकते क्रिस्टल शार्ड से बना था। उसकी सतह टेढ़ी मेढ़ी और खुरदड़ी थी। पूरे स्फीयर पर गहरी आंख जैसी वॉर्टिसेस बनी हुई थीं। वे वॉर्टिसेस धीरे धीरे घूम रही थीं और उनसे निकलती दुष्टता दिल को जकड़ देने वाली थी। मैं उस स्फीयर को घूरता रह गया, मेरा गला सूख गया। ये वही चीज है जिसे देश खोजता रहा, जिसे 10 साल तक छिपाकर रखा गया। अंतिम रहस्य, अंतरिक्ष से आई अशुभ वस्तु। स्फीयर से एक भारी और गहरी गूंज निकलती है। पूरा चेंबर और ज्यादा कांपने लगता है। दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं और उनमें से मोटी काली मेटल केबल्स, जैसे कोई विशाल टेंटिकल्स हों, फटकर बाहर निकल आती हैं। सेलिना चिल्लाती है और मुझे खींचकर सबसे नजदीकी कंसोल के पीछे ले जाती है और केबल्स हर दिशा से झपटती हुई आने लगती हैं।
हर रास्ता बंद करती हुई। सेलिना अपनी साइड आर्म उठाती है और लगातार गोलियां चलाती है। गोलियां उनकी सतह से टकराकर स्पार्क्स की लड़ियां छोड़ती हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। उन पर कोई असर नहीं होता, जरा भी असली डैमेज नहीं, कोई फायदा नहीं। ये बेस का खुद का डिफेंस सिस्टम है, साधारण हथियार इन पर असर नहीं करेंगे। हमें कंट्रोल कोर ढूंढना होगा और इसे बंद करना होगा। कोर उस स्फीयर के अंदर है। मुझे कवर दो, बस 3 सेकंड्स खरीद दो। फिर उसने अपनी टैक्टिकल वेस्ट से आखिरी चीज निकाली, एक चांदी जैसा अंगूठे के आकार का डायमंड शेप्ड चार्ज हाई एनर्जी फ्यूजन बॉम्ब। मैं उसे पहचान गया। ये नेशनल सिक्योरिटी के सबसे गुप्त उपकरणों में से एक था, इतना शक्तिशाली कि 1 मीटर मोटी स्टील प्लेट भी उड़ा दे, लेकिन उसके ब्लास्ट होने में पूरे 3 सेकंड्स लगते हैं, और उन 3 सेकंड्स में वह एक चलता फिरता निशाना बन जाएगी। नहीं, बहुत खतरनाक है, समय नहीं है, यही हमारा एकमात्र रास्ता है। उसने मुझे बहस का मौका भी नहीं दिया। वह कवर से बाहर लुढ़क गई। मैं दहाड़ा और अपनी मैगजीन की बची हुई सारी गोलियां खाली कर दी, लेकिन केबल्स पर नहीं। मैंने उनके ऊपर की सीलिंग पर निशाना लगाया। पुरानी वायरिंग और पाइप्स गोलियों से फट गईं और हर तरफ स्पार्क्स और भाप फैल गई। पूरा चेंबर धुएं और अंधी कर देने वाली बिजली की चमक से भर गया। कुछ पलों के लिए केबल्स की ट्रैकिंग रुक गई और उसी कीमती 1 सेकंड में सेलिना प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी थी। उसने बॉम्ब एक्टिवेट किया और अपनी पूरी ताकत से उसे विशाल बैंगनी स्फीयर की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल एक केबल ने उसे जोर से मारा और वह पूरे चेंबर में उड़ती चली गई। चांदी जैसा चार्ज हवा में एक बेबस आर्क बनाता हुआ आगे बढ़ा। उस पल जैसे समय रुक गया। फिर कान फाड़ देने वाला धमाका, एक विनाशकारी शॉक वेव फूटी। ऐसा लगा जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रेन ने सीधे आकर टक्कर मार दी हो। मेरा शरीर हवा में उछला और फिर जमीन पर जा गिरा। उसके बाद सब अंधेरा हो गया। मुझे लगा मैंने देखा कि ब्लास्ट के केंद्र में मौजूद विशाल बैंगनी स्फीयर नष्ट नहीं हुआ, उसकी सतह सिर्फ टूटी थी, बस एक दरार, और उस दरार से धीरे धीरे ऊर्जा बह रही थी। ऐसी ऊर्जा जो किसी भी अबिस से ज्यादा अंधेरी थी, अंतरिक्ष के खालीपन से भी ज्यादा शुद्ध, बैंगनी काली। दुनिया की आखिरी तस्वीर जो मैंने देखी वो थी हर स्क्रीन पर फैली हुई वह विशाल आंख। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बेहोश रहा, शायद 1 मिनट, शायद एक सदी। तेज घंटी जैसी आवाज और जलाने वाले दर्द के बीच मेरी चेतना वापस मेरे शरीर में घसीटी गई। मैं जाग गया। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की। सब धुंधला था। काले धब्बे मेरी नजर के सामने तैर रहे थे। मैंने चेहरा छूने के लिए हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बांह शीशे जितनी भारी थी। शरीर की हर छोटी हरकत मांसपेशियों को फाड़ रही थी। हर तरफ दर्द दौड़ रहा था। आखिर मैं गिरी हुई मेटल प्लेट का सहारा लेकर किसी तरह बैठ पाया। धीरे धीरे मेरी नजर साफ हुई और फिर मैंने सामने देखा। धरती पर नर्क। कंट्रोल चेंबर मलबे में बदल चुका था। जिस कंसोल के पीछे हम छिपे थे वह ब्लास्ट से टुकड़ों में टूट चुका था। हर तरफ टूटे हिस्सों से बिजली की स्पार्क्स निकल रही थीं। दीवारों पर लगी हर स्क्रीन चकनाचूर थी। हवा में गन पाउडर और जलती हुई चीजों की गंध भरी हुई थी। मेरी नजर धुएं को चीरते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ गई। प्लेटफॉर्म अब भी मौजूद था और वह विशाल बैंगनी स्फीयर भी वहीं था, चुपचाप हवा में लटका हुआ। मेरा दिल डूब गया। पागलों की तरह मैं मलबे में खोजने लगा। मेरी टूटी आवाज सेलिना का नाम पुकार रही थी। इतना विशाल और मृत चेंबर और मेरी आवाज इतनी कमजोर कि जवाब में सिर्फ मेरी अपनी गूंज लौट कर आई। पूरे शरीर के दर्द को सहते हुए मैं हाथों और घुटनों के बल मलबे में रेंगने लगा। भारी मेटल के टुकड़े एक एक करके हटाने लगा। नुकीले किनारे मेरी उंगलियां काट कर लहूलुहान कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। बस एक ही विचार, उसे ढूंढो, उसे ढूंढो। आखिरकार गिरे हुए सर्वर कैबिनेट्स के ढेर के पीछे मुझे सेलिना मिल गई। वह बिल्कुल स्थिर पड़ी थी, धूल और टूटे पत्थरों से ढकी हुई। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था, जैसे उसमें से सारा रंग खींच लिया गया हो। उसके मुंह के कोने से लाल खून की एक पतली लकीर बह रही थी। उसकी कम्बैट सूट कई जगह से फटी हुई थी। कपड़ों में खून फैल चुका था। उसकी आंखें बंद थीं। वह हिल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस भी नहीं ले रही हो। मैं कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाता हूँ और अपनी उंगलियां उसकी नाक के पास ले जाता हूँ। सांस बहुत हल्की, मुश्किल से महसूस होने वाली। वह जिंदा थी। मैं सावधानी से उसके ऊपर पड़ा मलबा हटाता हूँ और उसे बाहर निकालता हूँ। उसका शरीर हल्का और ठंडा था। मैं अपना कान उसकी छाती पर लगाता हूँ और फिर सुनता हूँ। धड़कन बेहद कमजोर लेकिन जिद्दी, शब्दों से भी ज्यादा जिद्दी। मैं उसके घाव देखने लगा। हालत बहुत गंभीर थी। मैं अपने कपड़े की एक अपेक्षाकृत साफ स्लीव फाड़ता हूँ और घाव पर कस कर दबाता हूँ, लेकिन ये काफी नहीं था। कुछ ही पलों में खून कपड़े से बाहर रिसने लगा। अगर ऐसा चलता रहा तो वह खून बहने से मर जाएगी। मैं क्या करूं? यहाँ कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं। हम इस अभिशप्त सील बंद गड्ढे में फंसे हुए हैं, दुनिया से कटे हुए। तभी अचानक मेरी छाती पर लगा कस्टम्स बैज जो मास्टर रेज ने मुझे छोड़ा था, फिर से हल्की गर्म ऊर्जा छोड़ने लगा, जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे रास्ता दिखा रही हो। मैंने बैज निकाल लिया और फिर चमत्कार जो मैंने देखा उसे देखकर मैं कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। वह घाव जो लगातार खून बहा रहा था आंखों के सामने भरना शुरू हो गया।
इतनी तेज गति से कि साफ दिखाई दे रहा था। मेरे पास सवाल पूछने का समय नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि सेलिना फिलहाल खतरे से बाहर है। मैंने राहत की सांस छोड़ी और वहीं फर्श पर बैठ गया। जिंदा बचने की थकान किसी ज्वार की तरह मुझ पर टूट पड़ी। दीवार से टिककर मैं भारी सांसें लेने लगा और तभी मेरी आंख के कोने से कुछ दिखा। चेंबर के दूसरी तरफ कंकाल। वो रिसर्चर्स जिन्हें 10 साल पहले मर जाना चाहिए था, वे हिल रहे थे। ये भ्रम नहीं था, मैंने साफ देखा। प्लेटफॉर्म के आसपास बिखरे 1 दर्जन से ज्यादा सफेद स्केलेटन्स धीरे धीरे कांप रहे थे, डरावने तरीके से। बैंगनी काली टेंड्रिल्स छोटी जहरीली सांपों जैसी वापस हड्डियों के अंदर घुस रही थीं। ये वही अशुभ ऊर्जा थी जो गॉड की दरार से बाहर निकल रही थी। वो गायब नहीं हुई थी, उसे नए होस्ट मिल गए थे। हड्डियों के एक दूसरे से रगड़ने की आवाज पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा रही थी। फर्श पर पड़े स्केलेटन्स की हड्डियां जबरदस्ती दोबारा जुड़ रही थीं। वे धीरे धीरे उठ रहे थे। नहीं, वह खड़े होना नहीं था। उनके शरीर इंसानी एनाटॉमी को चुनौती देने वाले आकार में मुड़ रहे थे। उस बैंगनी काली ऊर्जा ने उन्हें खड़ा कर रखा था और फिर उनके ऊपर कुछ उगने लगा। अर्धपारदर्शी क्रिस्टल्स जो अजीब बैंगनी चमक छोड़ रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में स्केलेटन्स पूरी तरह बदल गए। अब वे इंसान नहीं लग रहे थे, वे विकृत ह्यूमनॉइड आकृतियों में बदल चुके थे जो बैंगनी क्रिस्टल से बनी थीं। उनके शरीर किसी अजीब पारदर्शी पदार्थ जैसे थे। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, वे बस चुपचाप खड़े थे। 1 दर्जन से ज्यादा अदृश्य आंखों की जोड़ी अचानक सेलिना और मेरी तरफ मुड़ी। उसी पल मुझे लगा मेरी आत्मा जम गई। ये आखिर है क्या? गॉड की ऊर्जा। उसने शरीरों को दूषित कर दिया है। प्यूरिफाई, एलिमिनेट। तो यही उनकी योजना है। वे इस जगह को अपना घोंसला बनाना चाहते हैं। उसके शब्द सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। घोंसला? क्या ये क्रिस्टल क्रीचर्स वही नई स्पीसीज थीं जिन्हें आर्क बनाने की कोशिश कर रहा था? और तभी हमारे बात करते करते वे चलने लगे। जो सबसे पास था उसने धीरे धीरे अपनी बांह उठाई और हमारी तरफ इशारा किया। फिर उसका शरीर पिघलने लगा, जैसे किसी मोम की मूर्ति को भयंकर गर्मी में डाल दिया गया हो। वह तेजी से बैंगनी चिपचिपे तरल में बदल गया। वह तरल जमीन पर फैलने लगा और जीवित चीज की तरह हमारी तरफ बहने लगा। उसका उद्देश्य हमला करना नहीं था, वह हमें बदलना चाहता था। सोचने का समय नहीं था। मैंने सेलिना को अपनी पीठ पर उठाया और दौड़ पड़ा। हमारा पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका था। ये जगह एक सील बंद निराशाजनक पिंजरा बन चुकी थी। मैं कहाँ जाऊं? मेरी आंखें टूटे कंसोल्स पर घूमी। ज्यादातर कबाड़ बन चुके थे, लेकिन कोने में दीवार में फंसा एक इमरजेंसी बैकअप टर्मिनल अब भी चालू था। उसकी स्क्रीन अब भी जल रही थी। सेलिना को पीठ पर लादे हुए मैंने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठी की और उसकी तरफ भागा। उसे नीचे रखा, दूसरे हाथ से धूल से भरी टच स्क्रीन को तेजी से चलाया और बेस का स्ट्रक्चरल मैप खोलने लगा। आखिरकार स्क्रीन पर 3 डायमेंशनल लेआउट दिखाई दिया और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस अटक गई। ये जगह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल थी। जिस कंट्रोल चेंबर में हम थे उसके नीचे 5 और विशाल स्तर मौजूद थे।